स्कूल के गुंडे ने पूरी क्लास के सामने मेरी गर्लफ्रेंड उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने हाथ नहीं उठाया बल्कि चुपचाप वहां से चला गया, पर मेरी गर्लफ्रेंड मेरे पीछे आई और मुझे डरपोक कहने लगी। उसकी बातें सुनकर मैंने बस एक फीकी सी हंसी दी। पास्ट लाइफ में मैंने अपनी जान की परवाह किए बिना उस गुंडे की जमकर धुलाई की थी, लेकिन मेरी अपनी ही गर्लफ्रेंड ने उस गुंडे के साथ मिलकर टीचर के सामने मेरे खिलाफ झूठी कंप्लेन कर दी। स्कूल खत्म होने के बाद वो उसी गुंडे के साथ सेट हो गई और बाद में शादी भी कर ली। अब जब मुझे दोबारा जिंदगी मिली है तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे लिए अपना नाम और अपना फ्यूचर खराब करूंगा? अभी टीचर के ऑफिस में उन दोनों की बातें सुनकर मुझे हंसी आ रही है। पास्ट लाइफ में मैंने अपनी सफाई देने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन सब बेकार गया। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि टीचर मेरी बात क्यों नहीं मान रहे। बाद में समझ आया कि ये पूछताछ तो बस एक दिखावा था। उस गुंडे झाओ तियानले के फादर हेडमास्टर हैं, उसे कोई सजा नहीं मिलने वाली थी। ऊपर से वो लड़की चेन सिराओ तो बिल्कुल भी मेरा साथ नहीं दे रही थी। मुझे समझ आ गया, आप दोनों जा सकते हैं, टीचर ने कहा। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। क्लास टीचर सोंग वेनबो ने उस लड़की की बात सुनी और मुझ पर बरस पड़े। क्या कहूँ तुम्हें, पढ़ाई में तो तुम अच्छे हो, पर इस फाइनल ईयर में ऐसी गलती कैसे कर सकते हो? अगर तुम्हें उस लड़की से इतना ही लगाव है तो ग्रेजुएशन के बाद बात करते। किसी पर हाथ उठाना गलत है, समझ आया? फैसला हो चुका है। तुम्हें 1500 शब्दों का अपॉलॉजी लेटर लिखना होगा और पूरे स्कूल में तुम्हारी पब्लिक शेमिंग की जाएगी। एग्जाम्स में बस 100 दिन बचे हैं। अपनी पर्सनल लाइफ के चक्कर में अपना फ्यूचर खराब मत करो। मैंने एकदम शांत चेहरे के साथ कहा। मैं मना करता हूँ। ये सुनकर टीचर सोंग आग बबूला हो गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या कहा, मना कर रहे हो? सामने वाले के पेरेंट्स ने केस नहीं किया, यही बहुत बड़ी बात है। साफ सुन लो, तुम अपोलॉजी लेटर लिखो या ना लिखो, तुम्हें सजा तो मिलेगी ही। अगर अपनी गलती नहीं मानोगे तो मुझे तुम्हारे पेरेंट्स को स्कूल बुलाना पड़ेगा। मैंने बस एक हल्की सी मुस्कान दी। टीचर ने कंप्यूटर पर मेरे पेरेंट्स का नंबर निकाला और फोन लगाने लगे। सच कहूँ तो मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। पास्ट लाइफ में मैंने जो जिल्लत झेली, जिसकी वजह से मेरे बोर्ड एग्जाम्स खराब हुए, वो असली दुख था। अब मेरी सक्सेस और मेरे फ्यूचर के बीच कोई नहीं आ सकता। वैसे आप कुछ भी बोलिए, मैं अपोलॉजी लेटर नहीं लिखने वाला। मेरी बात वही है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। सच क्या है ये आप भी अच्छे से जानते हैं टीचर। इतना बोलकर मैं बिना पीछे मुड़े ऑफिस से बाहर निकल आया। मजाक है क्या? मैं एक रिबॉर्न पर्सन हूँ, क्या मुझे इन धमकियों से डर लगेगा? अब जब मैं वापस हाई स्कूल के फाइनल ईयर में आ ही गया हूँ तो दोबारा झुकने का कोई सवाल ही नहीं उठता। जब मैं क्लास में वापस गया तो सब सन्नाटा टूट गया। मेरे कुछ दोस्त जो मेरे करीब थे फौरन घेर कर पूछने लगे, क्या हुआ भाई, क्या हुआ? मैंने बस मुस्कुरा कर कहा, और क्या होना था, अपोलॉजी लेटर लिखने को कहा। पर मैंने साफ बोल दिया, मैं कुछ नहीं लिखने वाला। इतना कहकर मैं अपनी सीट पर बैठा और पढ़ाई में जुट गया। मेरे बगल में बैठे सुन फेई ने अंगूठा दिखाते हुए कहा, भाई, और टीचर ने क्या कहा? पेरेंट्स को बुला रहे हैं। ये सुनकर मेरी गर्लफ्रेंड चेन सिरो तुरंत मेरे पास आई और मुझे समझाना शुरू किया। तुमने टीचर को मना कैसे कर दिया? अगर अपोलॉजी लेटर नहीं लिखा और बात बड़ी हो गई तो क्या होगा? मुझे पता है मैं झूठ बोली, तुम गुस्सा हो, सॉरी, मैं ऐसा नहीं चाहती थी। लेकिन सोचो, अगर हम दोनों को सजा मिली तो उससे अच्छा नहीं है कि सिर्फ एक को मिले। चेन सिरो ने अपनी वही मासूम और लाचार शक्ल बनाई जैसे वो मुझे मना ही लेगी। पास्ट लाइफ में भी वो ऐसी ही बातें करती थी और मैं बेवकूफ बनकर सब कुछ अपने सिर ले लेता था। मैंने पूछा, अगर मैंने फिर भी मना कर दिया तो? और तुम तो झाओ तियानले को पसंद नहीं करती, फिर उसकी मदद क्यों कर रही हो? मैं उसकी मदद नहीं कर रही, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मामला इतना उलझे नहीं। वो मेरा हाथ पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। प्लीज मेरी बात मानो, मैं नहीं चाहती कि मेरे पेरेंट्स को ये सब पता चले। मेरी मदद कर दो, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं तुम्हें कुछ दूंगी। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या प्रॉमिस करोगी? तुम मुझे पसंद करते हो ना, तो मैं तुम्हें मौका दूंगी, तुम मुझे डेट करने की कोशिश कर सकते हो। मैं तुरंत हंस पड़ा और बोला, सॉरी, ये मौका किसी और को दे दो। इतना बोलकर मैं सीधा अपनी क्लास में चला गया। पास्ट लाइफ में मैं अंधा था जो ऐसी लड़की के प्यार में बर्बाद हो गया था। अचानक मेरी आंखों में एक चमक आ गई। इस टाइम पर मेरा ट्रू लव शायद अभी भी पड़ोस वाले स्कूल में बुली हो रही होगी। थोड़ी देर बाद क्लास टीचर ने मुझे फिर से ऑफिस बुला लिया। इस बार मेरी माँ वहाँ थी और वो मुझे काफी मिक्स्ड इमोशंस के साथ देख रही थी। जाहिर है उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका बच्चा स्कूल में अर्ली लव के चक्कर में लड़ाई झगड़ा करेगा। मैंने तुम्हारी माँ को सब बता दिया है, अब तुम खुद इन्हें एक्सप्लेन करो, टीचर ने कहा। मेरी माँ हे याकिन ने गहरी सांस ली और मुझे ऑफिस के एक कोने में ले जाकर पूछने लगी। बात यह है, मैंने सीधा अपनी माँ के कान में फुसफुसाते हुए सारी सच्चाई बता दी। आखिर में मैंने अपना फोन निकाला और चेन सिरो का भेजा हुआ वो मैसेज भी दिखा दिया। ये देखकर माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत वो फोन क्लास टीचर सोंग वेनबो की आंखों के सामने कर दिया और अपनी बात रखते हुए बोली, इस लड़की ने खुद मैसेज करके कहा था कि इसे कोई बुली कर रहा है। टीचर सोंग की भी आंखें फटी रह गईं। उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, झूठ बोलना बेशक गलत है, लेकिन लिन यीफेई ने हाथ उठाया और मारपीट की, ये भी तो सच है। और जिसे इसने मारा है वो एक स्पोर्ट्स स्टूडेंट है। लिन यीफेई, मैं बस चाहता हूँ कि तुम मारपीट करने की अपनी गलती रियलाइज करो। चेन सिरो के झूठ बोलने
वाली बात पर मैं उसे भी सख्ती से समझाऊंगा, लेकिन इस पूरे मैटर में तुम्हारी भी तो गलती है ना? मैं हंसा और जवाब दिया, मतलब आप पूरी जड़ को इग्नोर कर रहे हैं? आप सिर्फ एक्शन देख रहे हैं, उसका रीजन नहीं। तो क्या सारी गलती सिर्फ मेरी है? जाहिर सी बात है, सिर्फ मुझे ही सजा क्यों मिले? एक काम करते हैं, हम तीनों को एक साथ सजा दीजिए और पूरे स्कूल में अनाउंस कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। टीचर सोंगाग बबूला हो गए। देखिए, इस बच्चे को गलती की है और कोई पछतावा नहीं है। मुझे लगता है 1500 वर्ड्स का अपोलॉजी काफी नहीं है, तुम्हें कम से कम 3000 वर्ड्स लिखने होंगे। मैंने पलटकर हंसते हुए कहा, टीचर, दूसरे स्टूडेंट को तो कोई सजा नहीं मिलेगी ना? सही और गलत का फैसला तो सबके सामने है। ये सुनकर क्लास टीचर सीधा अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और चिल्लाए, लिन यीफेई, तुम्हारी अभी भी टीचर से बदतमीजी करने की हिम्मत हो रही है? अब ये मामला मेरे बस का नहीं है, मैं इसे सीधा डिसिप्लिनरी ऑफिस भेज रहा हूँ। डिसिप्लिनरी ऑफिस जाकर भी क्या होगा? असली बात तो सबके दिल में साफ है। मेरी इस बात पर वहाँ एकदम सन्नाटा और टेंशन छा गई। आधे घंटे बाद डिसिप्लिनरी डायरेक्टर के ऑफिस में डायरेक्टर लियू छियांग ने एक सख्त चेहरा बनाते हुए कहा, तुम लोगों की ऑफिस में जो भी बहस हुई मुझे सब पता चल गया है। आप लिन यीफेई की मदर हैं, राइट? खुलेआम टीचर से बदतमीजी करना ये बहुत ही खराब इंप्रेशन डालता है। बाकी जो भी सिचुएशन है स्कूल उसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन करेगा, लेकिन लिन यीफेई को सबसे पहले टीचर से सीरियसली माफी मांगनी होगी। अगर ये अपनी गलती मानकर उसे सुधारेगा नहीं तो स्कूल के रूल्स के हिसाब से सख्त सजा दी जाएगी। ये आखिरी बात सुनकर माँ तुरंत घबरा गई। डायरेक्टर, आपका क्या मतलब है? बच्चे के बोर्ड एग्जाम्स गाँव काओ बस आने ही वाले हैं। डायरेक्टर लियू छियांग ने अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे ही सख्त और गंभीर आवाज में कहा, हमने कई बार समझाने की कोशिश की है, लेकिन ये लड़का सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। मेरी माँ हे याकीन ने सफाई देते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा थोड़ा जिद्दी है, लेकिन उनकी बात पूरी होने से पहले ही मैंने बीच में टोकते हुए कहा, माँ कोई बात नहीं, अगर यहाँ नहीं सुलझ रहा तो मैं स्कूल छोड़ देता हूँ। डायरेक्टर लियू छियांग को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने मेरी माँ की तरफ देखते हुए कहा, देखिए, मैं इसे आखिरी बार मौका दे रहा हूँ। मैंने बस ठंडे दिमाग से एक हल्की सी मुस्कान दी। जब ये बात फैली तो पूरी क्लास में हंगामा मच गया। क्या तू पागल हो गया है? ट्रांसफर, वो भी इस टाइम पर? मेरे कुछ अच्छे दोस्त पास आकर मुझे समझाने लगे, बोर्ड एग्जाम्स गाँव का बस सिर पर है, बेहतर है कि 3000 वर्ड्स का अपोलॉजी लिख दे और बात खत्म कर। तभी लियू जियान ने चिढ़ते हुए कहा, अभी क्लास टीचर ने मुझे बताया कि अगर तू 3000 वर्ड्स का अपोलॉजी लिख दे और माफी मांग ले तो बात वहीं खत्म हो जाएगी, वरना हमारे बैच की केमिस्ट्री की क्लास नहीं हो पाएगी। और देख, अब तूने चेन सिरो को भी मुसीबत में डाल दिया है, उसे भी अब अपने पेरेंट्स को स्कूल बुलाना पड़ेगा। भाई, हम लोगों को क्यों बीच में घसीट रहा है? तू माफी क्यों नहीं मांग सकता? ठीक उसी समय अचानक पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। वाइस प्रिंसिपल गो हाइबो ने पूछा, लिन यीफेई कौन है? बाहर आओ। मुझे लगा था कि मामला सुलझाने के लिए बुलाया है, लेकिन वहाँ तो मुझे बुरी तरह झाड़ पिला दी गई। उन्होंने कहा, अगर टीचर और स्टूडेंट के बीच कोई गलतफहमी भी है तो भी सरेआम बहस करना और उंगली उठाना सही नहीं है। पढ़ाई में अच्छे होने का मतलब ये नहीं कि तुम घमंडी हो जाओ और अपनी मनमानी करो। अगर स्कूल के नियमों का पालन नहीं करोगे तो सजा भुगतनी पड़ेगी। मैंने बेरुखी से जवाब दिया, जी ठीक है। वाइस प्रिंसिपल गो हाइबो यह सुनकर बहुत गुस्सा हो गए, इसलिए उन्होंने नियमों के तहत मुझे स्कूल से निकाले जाने की प्रोसेस के बारे में बता दिया। उसी समय चेन सिरो के पेरेंट्स भी पहुंच गए। चेन की माँ ने गुस्से में मेरी तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, तुम क्या चीज हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि हमारी बच्ची झूठ बोल रही है? टीचर, मेरी मानो तो इस लड़के को स्कूल से निकाल दो। जब मेरी माँ ने ये सुना तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और वो जवाब देने ही वाली थी कि मैंने बीच में ही कह दिया मैं स्कूल छोड़ रहा हूँ। तभी बगल में खड़ी फिजिक्स टीचर किन शुहुई ने आह भरते हुए कहा, अगले महीने एक फिजिक्स कंपटीशन होने वाला है, मैंने तुम्हारा नाम भेजने की सोची थी। ये बहुत अच्छा मौका है, अगर तुम अच्छा परफॉर्म करते तो बोर्ड एग्जाम्स गाँव में एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिल सकते थे। चेन सिरो की माँ बेशर्मी से हंसते हुए बोली, टीचर, हमारी सिरो को देख लीजिए ना, क्या वो ट्राई नहीं कर सकती? फिर किन शुहुई ने अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहा, उसकी फिजिक्स में परफॉर्मेंस बस एवरेज है। 2 दिन बाद मैं अपना स्कूल छोड़ने का एप्लीकेशन लेकर क्लास टीचर के पास साइन करवाने गया। क्लास टीचर सोंग वेनबो ने मुझे डांटते हुए कहा, तुमने अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर ली है। मैं तुम्हें केमिस्ट्री कंपटीशन के लिए भी नॉमिनेट करने वाला था। मैंने लापरवाही से कहा, टीचर, अगर आप अभी मुझसे माफी मांग लें तो मैं शायद रुक जाऊं और आपकी केमिस्ट्री कंपटीशन में मदद कर दूं। अगर प्राइज जीता तो उसमें आपका नाम भी लिखवा दूंगा। क्लास टीचर का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। जाओ जाओ यहाँ से। उन्होंने तुरंत एप्लीकेशन पर साइन कर दिए और कहा कि अब इसे प्रिंसिपल ऑफिस में जमा कर दो। थोड़ी देर बाद मैं डिसिप्लिनरी ऑफिस में गया। स्कूल छोड़ रहे हो? उन्होंने आवेदन पर साइन किए और मुझे कुछ ताने भी मारे। अंत में मैं प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचा। मैंने एक गहरी सांस ली और कहा, नमस्ते
नमस्ते प्रिंसिपल सर, मैं लिन यी फेई हूँ। मैं स्कूल छोड़ने का एप्लीकेशन दे रहा हूँ, प्लीज साइन कर दीजिए। प्रिंसिपल लियू चेन्यून ने एप्लीकेशन में लिखे रीजन को पढ़ा, इंग्लिश टीचर के साथ बदतमीजी। प्रिंसिपल लियू चेन्यून ने मुझे देखा और कहा, तो तुम वही स्टूडेंट हो जिसने टीचर से बदतमीजी की है ना? मैंने हल्के से मुस्कुराते कहा, प्रिंसिपल सर, मैंने सुना है कि फर्स्ट हाई स्कूल स्टेट लेवल का मॉडल स्कूल बनने के लिए अप्लाई कर रहा है। अगर आपको मेरी मदद चाहिए तो बस क्लास टीचर और डिसिप्लिनरी डायरेक्टर से मुझे माफी दिलवा दीजिए, मैं शायद रुकने के बारे में सोच सकता हूँ। उन्होंने तुरंत मेरे विड्रॉल एप्लीकेशन पर साइन कर दिए। उन्होंने गुस्से में कहा, निकल यहाँ से। क्लास में वापस आकर सुन फेई आ भरते हुए बोला, सब खत्म, अब तेरा होमवर्क किसे कॉपी करने को मिलेगा? तेरी बस यही दिक्कत है, हमेशा होमवर्क कॉपी करने के पीछे पड़ा रहता है, खुद मेहनत क्यों नहीं करता? सुन फेई ने सफाई दी, भाई मैंने बहुत कोशिश की पर मैं सीखने में ही फेल हो गया, क्या करूं? मुझे याद आया कि पास्ट लाइफ में सुन फेई उन चंद दोस्तों में से था जिससे मेरी बनती थी। उसी ने मुझे सबसे पहले बताया था कि चेन सिरो और झाओ तियानले डेट कर रहे हैं, और जब उनकी शादी की खबर आई और उन्होंने क्लास के सभी दोस्तों को इनवाइट किया तो मैं ही वो इकलौता था जो वहाँ जोकर बनकर रह गया था। तभी सुन फेई ने चुपके से दूर खड़ी चेन सिरो की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोला, पता है चेन सिरो की मम्मी क्लास में आई थी और बाकी स्टूडेंट्स से कह रही थी कि तुम पर नजर रखें। ये सुनकर मैं बस हंस पड़ा और कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मैं अब स्कूल बदल रहा हूँ। फाइनली स्कूल की घंटी बजी और अब वक्त आ गया था कि मैं भी इस स्कूल से निकल जाऊं। जैसे ही मैं क्लास के दरवाजे से बाहर निकला, पीछे से आवाज आई, चेन सिरो हिचकिचाते हुए बोली, मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी, मैं तो बस थी। मैं पीछे मुड़ा और एकदम पत्थर जैसे चेहरे के साथ बोला, सच कहूँ तो जब तुमने टीचर से झूठ बोला था तब मुझे बहुत गुस्सा आया था। चेन सिरो अपनी वैसी ही मजबूर और दुखी वाली शक्ल बनाकर बोली, सच में मैं भला तुम्हें जानबूझकर कैसे नुकसान पहुंचा सकती हूँ? मुझसे रहा नहीं गया और मैंने बोल ही दिया, तुम बहुत चीप हो, बेहतर होगा कि हम एक दूसरे को डिलीट कर दें। इतना बोलकर मैं बिना पीछे देखे वहां से निकल गया। घर पहुंचते ही मेरा पहला काम था कंप्यूटर खोलना। मैंने फर्स्ट हाई स्कूल का स्कूल फोरम लॉगिन किया और अपनी पोस्ट ढूंढ निकाली। मैंने लिखा, बहुत बहुत माफी चाहता हूँ, कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से स्कूल छोड़ने के चलते मुझे इस कहानी का अपडेट फिलहाल यहीं रोकना पड़ रहा है। वापस आने के बाद इन कुछ दिनों में मैंने खाली समय में स्कूल के फॉर्म पर एक वेब नोवेल शुरू की थी, पर ये नहीं सोचा था कि मेरा स्कूल छोड़ना इतनी जल्दी हो जाएगा। अब जब मैं स्कूल से जा ही रहा हूँ तो इसे आगे जारी रखने का कोई मतलब नहीं था। जैसे ही मैंने स्टॉप अपडेट वाला मैसेज डाला, उसके बाद पोस्ट पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। अरे ये अचानक बंद क्यों हो गया? प्लीज इसे जल्दी वापस शुरू करो। ये सब देखकर मैं मन ही मन मुस्कुराया। देखते ही देखते सोमवार आ गया। मैं सक्सेसफुली फर्स्ट हाई स्कूल से सेकंड हाई स्कूल में ट्रांसफर हो गया। कार चलाते हुए मेरे पापा का चेहरा काफी गंभीर था। उन्होंने मुझसे कहा, तूने वाकई बहुत तमाशा खड़ा कर दिया है, तेरे दादाजी तक डर गए थे। शुक्र है सेकंड हाई स्कूल ने तुझे लेने के लिए हाँ कह दी, क्योंकि मेरे पिछले रिकॉर्ड्स और पढ़ाई का लेवल ठीक ठाक था, इसलिए एडमिशन की बाकी प्रोसेस जल्दी ही पूरी हो गई। यहाँ तक कि मुझे मेरी नई क्लास भी अलॉट कर दी गई। वहाँ की क्लास टीचर लियांग यूटिंग इंग्लिश की टीचर थी। डायरेक्टर मुझे लेकर सीधे क्लास में पहुंचे। तभी मैंने एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, मैम क्या मैं वेन मैंकी के बगल में बैठ सकता हूँ? टीचर लियांग यूटिंग एक पल के लिए चौंक गयी और पूछा, वेन मैंकी, क्या तुम उसे जानते हो? मैंने कहा, जी, वह मेरी पिछली क्लास की क्लासमेट रही है। ये सुनकर टीचर मुस्कुरा दी और कहा, ठीक है। बात करते करते हम क्लास के दरवाजे पर पहुंच गए। अंदर मैथ के टीचर स्टूडेंट्स को पेपर सॉल्व करवा रहे थे। टीचर लियांग ने उनसे पोलाइटली सिर हिलाकर बात की और मुझे साथ लेकर अंदर चली गईं। हमारी क्लास में एक नया स्टूडेंट आया है। उन्होंने मुझे खुद अपना परिचय देने को कहा। मैंने बोला, हेलो दोस्तों, मेरा नाम लिन यी फेई है। मेरी पढ़ाई तो बस ठीक ठाक है और कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करता। पास खड़ी क्लास टीचर ये सुनकर अपनी हंसी मुश्किल से रोक पाई और बोली, ठीक है, आज से लिन यी फेई हमारी क्लास का हिस्सा है। इसे फिलहाल वेन मैंकी के बगल में बिठा दो। चश्मा पहने एक शांत सी लड़की ने ऊपर देखा और मेरी तरफ एक छोटी सी नजर डाली। वैसे सच कहूँ तो मैंने भी वेन मैंकी को पहली बार इतने करीब से देखा था। वो बहुत ही दबी दबी और शर्मीली लग रही थी। क्लास में वो ऐसी लड़की थी जो बहुत कम बात करती थी, जिसे लोगों से घुलना मिलना ज्यादा नहीं आता था, और शायद ऐसी लड़कियों को क्लास में बाकी लोग परेशान भी करते थे। मैंने बिना किसी झिझक के अपनी डेस्क और कुर्सी उठाई और जाकर वेन मैंकी के बगल में सेट कर ली। मैथ के टीचर ने भी चलते चलते मुझे एक पेपर थमाया और बोले, तुम भी इसे सॉल्व कर लो, कल क्लास में इसे डिस्कस करेंगे। मैंने कहा, जी टीचर। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि जैसे ही छुट्टी की घंटी बजेगी मैं इस क्लास में एक चिड़ियाघर के जानवर की तरह हो जाऊंगा, जिसे सब घेर कर देख रहे हैं और मेरी तरफ उंगलियां उठाकर बातें करने लगे। क्या ये वही लड़का है? सुना है इसने किसी लड़की को चेज करने के चक्कर में झगड़ा किया था, पर वो लड़की इसे पसंद ही नहीं करती थी। हा हा हा, मर गया। ये तो पक्का सिंप निकला। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि स्कूल बदलने के बाद भी चेन सिरो की वजह से हुए उस झगड़े के कारण मेरा सिंप होने का ठप्पा नहीं छूट रहा था। तभी फिजिक्स क्लास रिप्रेजेंटेटिव मेरे पास आया और बोला, भाई तू तो बड़ा खतरनाक है। तभी एक काफी खूबसूरत लड़की
वहाँ आई उसका नाम शेन जिन्यू था। वो हंसते हुए बोली, वेइंग जी, तुझे नहीं पता क्या, इसने फर्स्ट हाई स्कूल की स्कूल ब्यूटी को चेज किया था और उसी के लिए एक स्पोर्ट्स स्टूडेंट को पीट दिया था। स्पोर्ट्स स्टूडेंट टीचर का बेटा था, इसीलिए इसे स्कूल छोड़ना पड़ा। फिर वो बोली, वैसे मैं चेन सिरॉ को जानती हूँ। मैं तुम चेन सिरॉ को जानती हो? उसने जवाब दिया, हाँ, चेन सिरॉ और मैं प्राइमरी स्कूल में साथ थे। मैंने चिढ़कर मुंह बनाया, मतलब मेरा स्कूल बदलना बेकार ही रहा। यहाँ आए हुए मुझे कुछ मिनट भी नहीं हुए और मेरी पोल खुल गई। शेन जिन्यू ने मजाक में पूछा, तू चेन सिरॉ को छोड़ क्यों नहीं देता और आकर मुझे चेज करने की कोशिश क्यों नहीं करता? पास खड़े बाकी स्टूडेंट्स हंस पड़े और बोले, अरे तुम्हारा बॉयफ्रेंड जेंग यानासोंग है ना? शेन जिन्यू ने उन्हें जवाब दिया, अरे मैंने जेंग यानसोंग को हाँ कहाँ बोला है, और वैसे भी मुझे तो पढ़ने में तेज लड़के पसंद हैं। ये फर्स्ट हाई स्कूल में ग्रेड के टॉप 10 में था। हमारे स्कूल में आएगा तो पक्का टॉप 3 में होगा और मुझे ये काफी फनी भी लगता है। खुद एक टॉप स्टूडेंट है, लेकिन इंट्रो में कह रहा है कि पढ़ाई बस ठीक ठाक है और लड़ाई झगड़े के चक्कर में स्कूल से निकला है। फिर भी कह रहा है कि मैं कभी नहीं लड़ता। मैंने शेन जिन्यू को गौर से देखा। सच कहूँ तो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के हिसाब से वो वाकई काफी सुंदर थी। तभी अचानक एक आवाज आई, अरे ये तो वही सिम्प है ना, उसे कोई पसंद नहीं करता, फिर भी ये दूसरों के लिए लड़ाई करने चला गया और सस्पेंशन झेल बैठा। कितना बेवकूफ है। जेंग यानसोंग ने मुझे एक तिरछी नजर से देखा। फिर उसने मुझे चेतावनी देते हुए कहा, बेहतर होगा कि तुम शेन जिन्यू से दूर रहो। इतना बोलकर वो अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल लेकर बाहर निकल गया। अगर मैं अपने पास्ट लाइफ में होता तो शायद उसकी इस धमकी से डर गया होता। आखिर वो दिखने में भी किसी मुसीबत से कम नहीं लग रहा था, लेकिन अब ऐसे स्वैग दिखाने वाले स्टूडेंट्स को देखकर मुझे बस हंसी आती है। सच कहूँ तो पढ़ाई के दिनों में जो लड़के क्लास में बहुत ज्यादा ड्रैगी और कूल बनने की कोशिश करते हैं, स्कूल खत्म होने के बाद देखो तो वे कुछ खास नहीं होते। ये सोचते हुए मैंने एक बार फिर वेन मेंकी की तरफ देखा, जो चुपचाप अपना होमवर्क करने में बिजी थी। सोचा अपनी प्यारी और मासूम छोटी सी अमीर लड़की ही सबसे अच्छी है। मैंने उससे पूछा, वैसे क्या तुम भी मुझे जानती हो? फिर उसने धीरे से अपना सिर हिलाकर मना कर दिया। मैंने कहा, चलो कोई बात नहीं, तो फिर से जान पहचान करते हैं। वेन मेंकी ने बहुत घबराहट के साथ इस नए स्टूडेंट को देखा और फिर उस जेंग यानासोंग की तरफ भी एक नजर डाली। उसने पूछा, क्या तुम्हें लड़ाई करना आता है? मैंने जवाब दिया, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं लड़ता। उसने आगाह करते हुए कहा, तो फिर तुम अपना ख्याल रखना। मैंने पूछा, क्यों? वेन मेंकी ने बहुत चिंता के साथ कहा, क्योंकि जेंग यानसोंग तुम्हें मार सकता है। मैंने एक पल के लिए रुककर पूछा, जेंग यानसोंग, वही जो अभी मुझसे बात कर रहा था? हाँ सच में, क्योंकि जेंग यानसोंग शेन जिन्यू को पसंद करता है। मैंने आराम से जवाब दिया, अरे कोई बात नहीं, इतनी भी बड़ी बात नहीं है। वैसे तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो क्या तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आना चाहोगी? उसका चेहरा तुरंत शर्म से लाल हो गया और बहाना बनाकर वहां से चली गई। न जाने क्यों मुझे ये सब देखकर बहुत मजा आ रहा था। शायद सेकंड हाई स्कूल की ये लाइफ बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्लास की घंटी बजने तक वेन मेंकी बहुत घबराहट में वापस आई। साफ दिख रहा था कि जो मैंने अभी प्रपोज जैसी बात कही थी, उससे वो इतनी नर्वस और शर्मीली हो गई थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करे। तभी इंग्लिश टीचर ने मेरी तरफ देखा और बोली, मैंने सुना है कि कोई नए स्टूडेंट के बारे में फालतू बातें कर रहा है। पहले जो हुआ वो हुआ, अब ये हमारी क्लास का हिस्सा है। चलो अब पेपर्स बांट देती हूँ, आज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि मेरी इंग्लिश इन बाकी स्टूडेंट्स से काफी बेहतर है। भले ही मेरा बोर्ड एग्जाम थोड़ा खराब गया था, पर मैंने कॉलेज में इंग्लिश का लेवल 6 क्लियर किया है, इसीलिए मेरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक आम स्टूडेंट से बहुत ऊपर है। मैंने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया और सिर्फ एक सवाल गलत हुआ। पिछली बार मैं थोड़ा पीछे रह गया था और इंग्लिश में सिर्फ 112 मार्क्स आए थे। अगर थोड़ा ध्यान से करता तो आराम से 125 तक आ सकते थे, पर इस बार मुझे पूरा भरोसा है कि मैं 140 से ऊपर स्कोर कर लूंगा। मेरे पास 2 बड़े फायदे हैं। कॉलेज में मैंने इंग्लिश के लिए बहुत मेहनत की थी और बहुत सारे वर्ड्स याद किए थे, और दूसरा, मुझे तो पहले से ही पता है कि एग्जाम में क्या आने वाला है। तभी टीचर लियांग यूटिंग ने अचानक बोला, सबने आंसर्स चेक कर लिए होंगे? कुल 25 सवाल हैं, जिनके 5 से कम गलत हैं वो हाथ उठाओ। काफी स्टूडेंट्स ने हाथ उठाए। क्लास में 48 स्टूडेंट्स हैं और सिर्फ 8 लोगों ने हाथ उठाया। ऐसा लग रहा था कि इस क्लास का लेवल भी पहले स्कूल के मुकाबले कुछ खास अच्छा नहीं है। टीचर ने पूछा, जिनके 4 सवाल से कम गलत हैं वो हाथ उठाएं। ये सुनते ही 3 बच्चों ने हाथ नीचे कर लिए। अब क्लास में सिर्फ 5 बच्चे बचे थे, मगर मुझे थोड़ी हैरानी हुई। वो लड़की जिसने थोड़ी देर पहले मुझसे बात करने की कोशिश की थी, शेन जिन्यू, उसने भी हाथ उठा लिया। टीचर ने पूछा, जिनके 3 से कम गलत हैं वो हाथ उठाएं। कमाल है, सिर्फ एक का ही हाथ ऊपर रहा। इंग्लिश टीचर लियांग यूटिंग ने मुस्कुराकर शेन जिन्यू से पूछा। उसने जवाब दिया,
मैम मेरे सिर्फ 2 गलत हैं। टीचर ने सिर हिलाया और कहा, बहुत बढ़िया, ये पेपर काफी मुश्किल था। फिर लियांग यूटिंग ने अचानक मेरी तरफ देखा और पूछा, लिन यीफे, तुम्हारी इंग्लिश तो अच्छी होनी चाहिए, है ना? जैसे ही उन्होंने यह कहा, सबकी नजरें मेरी तरफ घूम गईं। सब मेरे जवाब का इंतजार कर रहे थे। मैंने सोचा कि अभी तो मेरा ट्रांसफर हुआ है, थोड़ा लो प्रोफाइल रहना ही ठीक है, तो मैंने बस कह दिया, मैम मेरी तो काफी गलतियां हो गई हैं, आज कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाया। टीचर बोली, कोई बात नहीं, तुम्हारी बगल में जो वेन मैंकी है उसकी इंग्लिश अच्छी है, अगर कुछ समझ ना आए तो उससे पूछ लेना। मेरी आंखों में चमक आ गई। मैंने कहा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी शेन जिन्यू ने खुद आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए कहा, मैं इंग्लिश की क्लास रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं नए स्टूडेंट को सिखा सकती हूँ। मैंने तुरंत कह दिया, नहीं रहने दो, वेन मैंकी मुझे सिखा देगी, वही काफी है। तभी बगल में बैठा हुआ जेंग यान सॉन्ग अकड़ के बोला, ये तो बस नाम का टॉपर निकला, ऐसे पेपर में जिसके 5 से ज्यादा गलत हों उसका स्कोर तो 120 भी पार नहीं होगा। शेन जिन्यू ने उसे घूर कर देखा है। उसने कहा, अरे वो तो टोटल मार्क्स की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ एक सब्जेक्ट की बात है, क्या पता उसकी मैथ्स बहुत अच्छी हो और तुम भी तो किसी एक सब्जेक्ट में ही तेज हो। टीचर ने बात संभालते हुए कहा, पहली स्कूल अपनी जगह है और ये दूसरी स्कूल भी किसी से कम नहीं है। इसी बात पर टीचर ने बताया, अगले हफ्ते एक इंग्लिश स्पीच कंपटीशन है, हर क्लास से 3 बच्चे जा सकते हैं। ये पूरी डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंपटीशन है। इस कंपटीशन के लिए हाई स्कूल लेवल से ऊपर की वोकैबुलरी चाहिए। अगर आप इस कंपटीशन में जीतते हैं तो आपको न सिर्फ सर्टिफिकेट मिलेगा बल्कि प्राइज मनी भी मिलेगी और स्कूल का नाम भी रोशन होगा। ये सुनते ही मैंने तुरंत हाथ उठाया और कहा, मैम मैं रजिस्टर करना चाहता हूँ। तभी जेंग यान सॉन्ग ने तंज कसते हुए कहा, अगर तुम अपनी खुद की क्लास में ही बेहतर नहीं हो तो पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या मुकाबला करोगे? मैम अगर आपने इसका नाम दे दिया तो ये बाकी स्टूडेंट्स के साथ अन्याय होगा। मैंने उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम खास मुझे ही टारगेट कर रहे हो? वो बोला, मैं तुम्हें टारगेट नहीं कर रहा, मेरा मतलब बस इतना है कि सिर्फ 3 सीट हैं, तो सिलेक्शन मेरिट के बेसिस पर होना चाहिए। यांग यूटिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, पहले देख लेते हैं कितने लोग नाम लिखवाते हैं, अगर ज्यादा लोग हुए तो हम सिलेक्शन टेस्ट ले लेंगे। जाते जाते लियांग यूटिंग खास मेरे पास आई और बोली, अपनी शीट दिखाना जरा देखूं। शायद देखना चाहती थी कि मैं किस लेवल का हूँ ताकि वो मुझे सुधारने में मदद कर सके। मैंने थोड़ा झिझकते हुए कहा, मैम ये लीजिए। उन्होंने मेरी आंसर शीट पलटकर देखी तो वो दंग रह गईं। पूरी शीट पर सारे जवाब सही थे, बस एक ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत था। टीचर ने हैरान होकर कहा, अरे तुमने तो कहा था कि काफी गलतियां हुई हैं, ये क्या, तुम्हारी शीट में तो सिर्फ एक ही गलत है? यह सुनते ही सब मेरी तरफ मुड़कर देखने लगे। मैंने कहा, मैम मेरे लिए तो एक भी सवाल गलत होना बर्दाश्त के बाहर है। इतना कहना था कि पूरी क्लास में शोर मच गया, सब हैरान थे। शेन जिन्यू तो एक्साइटमेंट में अपना मुंह ढके बैठी थी। जेंग यान सॉन्ग दांत पीसते हुए बड़बड़ाया, कितना दिखावा करता है ये। लियांग यूटिंग अपनी हंसी नहीं रोक पाई और मुझसे बोली, सच में तुम इतने होनहार हो तो हाथ उठाने में क्यों शर्मा रहे थे? मेरी शीट देखकर टीचर को अब तसल्ली हो गई थी। असल में स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें बताया था कि एक बहुत ही होनहार बच्चा क्लास में आने वाला है, लेकिन अभी तक उन्हें लग रहा था कि शायद मेरी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है और बाकी सब्जेक्ट्स में मैं अच्छा हूँ। मैंने अपनी इंग्लिश की शीट अभी अंदर रखी ही थी कि मेरे पीछे से एक लड़की की शिकायत सुनाई दी। वो कह रही थी, शेन जिन्यू वो फर्स्ट हाई स्कूल वाला नोवेल रुक गया है। ये सुनते ही 2 लड़कियां तुरंत शेन जिन्यू के पास आ गईं। यहाँ तक कि वेन मैंकी ने भी अपना फोन निकालकर वो नोवेल चेक किया। सच में वहाँ एक नोवेल रुकने का नोटिस था। मैंने थोड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या तुम लोग भी वो नोवेल पढ़ते हो? वेन मैंकी ने डरते डरते अपना सिर हिलाया। मैं मन ही मन मुस्कुराया, चलो बढ़िया है। तभी सामने बैठे हुए जियांग शिकी ने मुझसे पूछा, तुम फर्स्ट हाई स्कूल से आए हो ना, क्या तुम उस नोवेल के राइटर को जानते हो? मैंने हैरान होकर पूछा, क्या तुम लोग भी इसे पढ़ते हो? वेन मैंकी धीरे से बोली, ये हमें हमारे हिंदी टीचर ने बताया था। शायद परसों या उससे एक दिन पहले क्लास के दौरान उन्होंने इसके बारे में जिक्र किया था कि फर्स्ट हाई स्कूल के किसी स्टूडेंट ने एक बहुत बढ़िया नोवेल लिखा है। मुझे सुनकर बहुत हैरानी हुई। अरे ये वाकई बहुत दिलचस्प है। मुझे अब समझ आया कि मेरे इस नोवेल के इतने सारे रीडर्स क्यों हैं। असल में हमारे टीचर ने ही इसके बारे में सबको बता दिया था। मैं मन ही मन मुस्कुराया। अब मुझे हिंदी लैंग्वेज टीचर से बात करनी होगी। अगर सब ठीक रहा तो मैं इसे ऑनलाइन पब्लिश करके कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूंगा। तभी शेन जिन्यू ने अचानक चिल्लाकर पूछा, लिन यीफे, क्या तुम उस राइटर को जानते हो? पूरी क्लास मुझे देख रही थी। आखिरकार वो क्लास का टॉपर था तो सबको लगा कि शायद मैं उसे सच में जानता हूँ। मैंने हल्के से मुस्कुराकर कहा, हाँ जानता हूँ। ये सुनकर बाकी स्टूडेंट्स भी जोश में आ गए। किसी ने कहा कि अगर इसकी वेब सीरीज बनी तो ये पक्का हिट होगी। मैंने बस सस्पेंस बनाए रखने के लिए कहा, अरे उतना भी कुछ खास नहीं है, मैं उससे बात करके बताऊंगा कि वो अपडेट कब देगा। मैंने चुपके से एक नजर वेन मैंकी पर डाली। मैंने कहा, बाद में तुम्हें सब बता दूंगा। क्लास के बाकी स्टूडेंट्स भी मायूस होकर वहाँ से चले गए। तभी क्लास की घंटी बजी और ये हिंदी का लेक्चर था। हमारे टीचर लुओ वेनक्सवान क्लास में आए और उन्होंने पूछा, नया स्टूडेंट कहाँ है? मैंने तुरंत हाथ उठाया। लुओ वेनक्सवान ने सिर हिलाया और बोले, मुझे याद है, शायद हिंदी तुम्हारा कमजोर सब्जेक्ट है
है ना? मैंने माना कि हाँ, वास्तव में हिंदी में मेरे नंबर सबसे कम आते थे, क्योंकि मेरी पकड़ पुरानी भाषा और कॉम्प्रिहेंशन के सवालों पर थोड़ी ढीली थी। लेक्चर के दौरान जब टीचर पढ़ा रहे थे, मैं अपनी बगल में बैठी वेन मैंकी की तरफ मुड़ा और मजाक में बोला, वेन, तुम्हारी हैंडराइटिंग कितनी सुंदर है, एकदम तुम्हारी तरह। अगर तुम अपना चश्मा उतार दो तो तुम और भी प्यारी लगोगी। वेन मैंकी शर्मा गई और अपने दांत दबा लिए। उसे किसी लड़के से इस तरह तारीफ करने की आदत नहीं थी, तो वो कुछ बोल नहीं पाई। जब मैंने देखा कि वो कोई जवाब नहीं दे रही, तो मैंने उसे और परेशान नहीं किया और अपना फोन निकालकर नोवेल लिखने लगा। जैसे ही घंटी बजी, टीचर लुओ वेनक्सुआन मेरी डेस्क के पास आए। उन्होंने चिल्लाकर कहा, क्या तुम पूरी क्लास में सिर्फ फोन ही चला रहे थे? आस पास के सारे स्टूडेंट्स देखने लगे। सबको लगा कि अब तो इस टॉपर की खैर नहीं। टीचर ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया है। मैंने बड़ी शांति से कहा, टीचर, असल में हिंदी मेरा कमजोर सब्जेक्ट नहीं है। मैं तो बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता था कि क्या मुझे क्लास में लिखने की परमिशन मिल सकती है? टीचर ने गुस्से में पूछा, लिखने का क्या मतलब है? मैंने अपना फोन उन्हें पकड़ा दिया। जैसे ही टीचर ने स्क्रीन देखी, वो दंग रह गए। उन्होंने फोन पर वो नोवेल का हिस्सा पढ़ा और एकदम चौंक गए। ये तो आने वाले चैप्टर की कहानी है। मैंने टीचर से कहा, सर, वो फर्स्ट हाई स्कूल वाला नॉवेल असल में मैंने ही लिखा है। ये सुनकर हिंदी टीचर हैरान हो गए। जब उन्होंने देखा कि मेरा ऑनलाइन अकाउंट वाकई उसी नोवेल का पब्लिशर है, तो उनकी सांसें थम गई। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनका स्टूडेंट ही वो राइटर है जिसे वो क्लास में रिकमेंड करते थे। उनका चेहरा, जो अभी तक सख्त था, अब एक मुस्कान में बदल गया। पर टीचर ने कहा, देखो, चाहे तुम कितने भी अच्छे राइटर क्यों ना हो, क्लास अटेंड करना जरूरी है। बोर्ड एग्जाम्स ज्यादा मायने रखते हैं। मैंने उन्हें भरोसा दिलाते हुए कहा, सर, मेरी हिंदी वाकई बहुत मजबूत है। मैं गारंटी देता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में 140 से ज्यादा नंबर लाऊंगा। टीचर ने माथे पर बल डालते हुए कहा, नहीं, ये काफी नहीं है। अगर तुम इस शुक्रवार को होने वाली 4 स्कूल ज्वाइंट एग्जाम में हिंदी में पूरे स्कूल में टॉप करते हो, तब मैं शायद सोच सकता हूँ। मैंने कहा, ठीक है सर, डील पक्की। अगर मैं टॉप करता हूँ तो क्या मुझे क्लास में नोवेल लिखने की आजादी मिलेगी? टीचर ने मुस्कुराकर पूछा, क्या वाकई इतनी हिम्मत है? मैंने कहा, जी सर, बिल्कुल। ये ज्वाइंट एग्जाम फर्स्ट हाई स्कूल एंड सेकंड हाई स्कूल और एक्सपेरिमेंटल हाई स्कूल के बीच होती है, जहाँ सबसे टॉप के स्कूल्स हिस्सा लेते हैं। हालांकि ये सिर्फ एक मॉक टेस्ट है, लेकिन इसका रिजल्ट करियर के लिए बहुत मायने रखता है। अंत में लुओ वेनेक्सवान ने उत्सुकता से पूछा, तुम्हारा नोवेल वाकई लाजवाब है। क्या तुम न्यू कॉन्सेप्ट ऐसे कंपटीशन में हिस्सा लोगे? मेरी आंखों में चमक आ गई। क्या वो मैंगिया लिटरेचर थ्रू ऑर्गेनाइज नेशनल ऐसे राइटिंग कंपटीशन है? टीचर ने हामी भरी। हाँ, वही। क्या तुम कोशिश करोगे? मैंने सुना है कि फर्स्ट हाई स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स ने पहले ही रजिस्टर कर लिया है और स्कूल उन्हें खास कोचिंग भी दे रहा है। हमारी मैनेजमेंट तो पहले इस कंपटीशन में हिस्सा लेने ही नहीं वाली थी, क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है। मुझे लगा कि तुम कोशिश कर सकते हो। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, सर, अगर मैं इस कंपटीशन में जीतता हूँ तो क्या इससे हमारे स्कूल के प्रोविंशियल मॉडल स्कूल बनने में मदद मिलेगी? उन्होंने कहा, बिल्कुल मदद मिलेगी। फिर उन्होंने पूछा, वैसे तुम्हारा नोवेल कब अपडेट होगा? मैंने जवाब दिया, कल मैं एक चैप्टर डाल दूंगा। जब मैं वापस क्लास में पहुंचा तो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे घेर लिया और पूछा कि टीचर ने क्या कहा। तभी टीचर लुओ फिर से क्लास में आए और बोले कि इस शुक्रवार की 4 स्कूल ज्वाइंट एग्जाम में एक नया रूल है, सबको अलग अलग क्लास में जाकर एग्जाम देनी होगी। उन्होंने मुझसे पूछा, लेनी ये फे कोई दिक्कत तो नहीं है? यह सुनकर सब हैरान रह गए कि टीचर ने मुझसे अलग से क्यों पूछा। टीचर के जाने के बाद आगे बैठी जियांग शिकी ने पलटकर पूछा कि टीचर ने क्या पूछा था? मैंने कंधे उचकाते हुए कहा, कुछ नहीं, टीचर ने बस कहा है कि ज्वाइंट एग्जाम में हिंदी में पूरे स्कूल में टॉप करना है और मैंने हाँ कह दिया। यह सुनकर जियांग शिकी की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या पूरे स्कूल में टॉप? यहाँ तक कि मेरी वेन मैंकी भी हैरान रह गई, जो थोड़ी देर पहले तक मुझे हिंदी सिखा रही थी। अब वो दंग थी कि मैं हिंदी में टॉप करने की बात कर रहा हूँ। मैंने हंसते हुए कहा, अरे अभी पक्का नहीं है। तभी मुझे भूख लगी और मैंने पूछा कि तुम लोग लंच के लिए क्यों नहीं गए? जियांग शिकी ने बताया कि वो मेरा इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसने सुना था कि मेरे पास मील कार्ड नहीं है और मैं वापस आऊं तब साथ चलेंगे। मैंने मजाक में वेन मैंकी से कहा, तुम सच में मेरे लिए बहुत अच्छी हो। वेन मैंकी के कान तुरंत लाल हो गए और उसने बिना कुछ कहे अपना लंच बॉक्स निकाल लिया। मैं फिर से होमवर्क करने लगा। तभी फोन पर सुन फे का मैसेज आया, अरे भाई, तुम सेकंड हाई स्कूल की चौथी क्लास में हो। मैं हैरान रह गया कि उसे कैसे पता चला। उसने बताया कि मेरी फोटो किसी ने स्कूल की वेबसाइट और फोरम पर डाल दी है और सब पूछ रहे हैं कि मैंने स्कूल क्यों बदला और चेन सिरो भी उसी क्लास में है। मैंने उसे रिप्लाई दिया कि मुझे पता है, शेन जिन्यू ने मुझे सब बता दिया था। उसने मुझे बताया कि फर्स्ट हाई स्कूल के फोरम पर जो नोवेल है वो बहुत पॉपुलर हो गया है। मुझे लगा कि शायद मेरी नजरों का धोखा है, पर सिर्फ 4 चैप्टर अपडेट करते ही वो वायरल हो गया। पूरी क्लास में चर्चा है कि राइटर अगला चैप्टर क्यों नहीं डाल रहा। मैंने हैरान होकर पूछा, उन्हें कैसे पता चला कि वो मैं हूँ? उसने कहा, शायद चैन सिरो जानती है। तभी क्लास टीचर ने भी आकर पूछा कि वो नोवेल किसने लिखा है, क्योंकि आज प्रोविंशियल लेवल के अधिकारी स्कूल का दौरा कर रहे हैं और उन्होंने वो नोवेल पढ़कर प्रिंसिपल की काफी तारीफ की है और वो इसे स्कूल की लाइब्रेरी में यादगार के तौर पर रखना चाहते हैं। उसने पूछा, क्या सबको बता दूं कि ये तूने लिखा है? मैंने मना कर दिया।
दिया। उसने आगे बताया कि चेन सिरो खुद ही टीचर के ऑफिस चली गई और क्लास टीचर सोंग वेनबो को बता दिया कि उसे पता है कि वो राइटर कौन है। टीचर ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुम सही समय पर आई हो, मुझे पता था कि वो नोवेल हमारे ही स्कूल के किसी स्टूडेंट ने लिखा है। एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर उसे देखकर बहुत इम्प्रेस्ड हुए हैं और प्रिंसिपल चाहते हैं कि हम स्कूल में एक लिटरेरी क्लब खोलें और उस स्टूडेंट से राइटिंग के टिप्स लें। क्या वो हमारे क्लास का ही है? चेन खामोश हो गई। वो सोच रही थी कि क्या सच बताना चाहिए, क्योंकि मैं तो अब स्कूल से ड्रॉप आउट हो चुका था। तभी वाइस प्रिंसिपल का फोन आया और उन्होंने भी वही नोवेल के राइटर के बारे में पूछा। सोंग वेनबो ने कहा, हाँ सर, ये हमारे ही क्लास का स्टूडेंट है। फोन रखने के बाद उन्हें अचानक याद आया कि चेन सिरो ने अभी तक नाम नहीं बताया था। उन्होंने पूछा, हाँ तो बताओ किसने लिखा है? वो हकलाते हुए बोली, सर रहने ही दें तो बेहतर होगा। सोंग वेनबो ने हंसकर कहा, अरे रहने क्यों दें, स्कूल कोई सजा नहीं देगा। मजबूर होकर चेन सिरो ने धीमी आवाज में कहा, लिन यीफे। यह सुनते ही टीचर सोंग वेनबो का तो जैसे दिमाग ही सुन्न हो गया। उन्होंने पूछा, क्या लिन यीफे ने लिखा है? चेन सिरो ने सिर झुकाकर कहा, हाँ मैंने पोस्ट करने वाले का अकाउंट चेक किया था, वो उसी का है। ये सुनकर टीचर सोंग का सिर चकरा गया। टीचर ने कहा, उसका हिंदी तो कुछ खास नहीं है। चेन सिरो ने घबराहट में कहा, सर मैंने कंफर्म किया, वो उसी का अकाउंट है। यह सुनते ही टीचर सोंग वेनबो का सिर चकरा गया। उन्होंने अपने माथे को सहलाया और झुंझलाते हुए बोले, अरे तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? फोन पर बात करने से पहले ही बता देती। अब तो वो लड़का स्कूल छोड़कर जा चुका है। उन्होंने आगे कहा, अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अफसर ने उसे मिलने के लिए नहीं कहा, वरना मैं क्या जवाब देता। चैन सिरो ने दुखी मन से कहा, सॉरी सर, मुझे सच में नहीं पता था। टीचर सोंग का गुस्सा 7वें आसमान पर था, क्योंकि उन्होंने तो सारे टीचर्स के ग्रुप में गर्व से कहा था कि वो नोवेल हमारे ही स्कूल के स्टूडेंट ने लिखा है। अब ये तो अपनी ही थूक कर चाटने जैसी कंडीशन हो गई थी। एक ऐसा स्टूडेंट जो स्कूल से निकाल दिया गया और वही राइटर निकला। उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, जो भी है अब तो वो अपडेट भी नहीं कर रहा है। बस ये याद रखना कि किसी को ये मत बताना कि ये लिन यीफे ने लिखा है। कह देना कि तुम्हें नहीं पता। चैन सिरो कुछ कहना चाहती थी पर चुप रह गई। टीचर सोंग ने गहरी सांस ली और वाइस प्रिंसिपल को फोन लगाया। सर मुझे बहुत खेद है, मैंने उस स्टूडेंट से बात की। उसने बताया कि वो नोवेल उसने बाहर से कॉपी किया था, आगे कुछ नहीं लिखा है, इसीलिए वो इसे अपना बताने में डर रहा है। फोन रखने के बाद टीचर सोंग ने राहत की सांस ली, लेकिन बात पक्की करने के लिए उन्हें लगा कि क्लास में जाकर सबको चुप कराना ही बेहतर होगा। वो जल्दी से क्लास के बाहर पहुंचे, देखा कि इंग्लिश टीचर क्लास लेने वाली हैं। उन्होंने मुस्कुराकर सबको कहा, देखो वो ऑनलाइन नोवेल की बात अब छोड़ो। प्रिंसिपल ने कहा है कि वो बंद हो गया है, तो उस पर चर्चा नहीं होगी। और हाँ, कोई भी उस राइटर के बारे में बात न करे, जो जानता है वो भी चुप रहे। अब अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाओ, जल्द ही 4 स्कूल जॉइंट एग्जाम आने वाला है। तभी एक स्टूडेंट चिल्लाया, टीचर ये कैसे हो सकता है? वो नोवेल तो फिर से अपडेट हो गया है, बस 5 मिनट पहले। ये सुनते ही सोंग वेनबो का दिल जैसे बैठ गया। अपडेट हो गया? सच में? क्लास के सभी स्टूडेंट्स ने तुरंत अपने फोन निकाले और फोरम चेक करने लगे। सोंग वेनबो का चेहरा सन्न रह गया, उनके अंदर मानो तूरहान उठ गया था। उन्होंने अनजाने में चिल्लाते हुए कहा, अभी क्लास चल रही है, किसने कहा फोन निकालने को? क्लास खत्म होते ही सब अपने अपने फोन जमा कर दो। पूरी क्लास डर के मारे सहम गई। जैसे ही टीचर वहां से गए, स्टूडेंट्स पसीने में भीगे हुए एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे। सोंग सर आज इतने गुस्से में क्यों थे? तभी सुनफेई को कुछ अंदारा हुआ। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए चेन सिरो की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर अजीब सी घबराहट थी। उसने तुरंत मुझे एक मैसेज भेजा और बताया कि अभी क्लास में क्या ड्रामा हुआ। ऑफिस में वापस लौटकर सोंग वेनबो अपना सिर पकड़कर बैठ गए। ये क्या मुसीबत है? अभी उन्होंने कहा था कि कहानी आगे नहीं बढ़ेगी, और ठीक तभी उस लिन यीफे ने उसे अपडेट कर दिया। अगर वो सच बता देते कि राइटर स्कूल से निकाला गया छात्र है, तो इसका मतलब होता कि उन्होंने झूठ बोला था, और अगर नहीं बताते तो लीडर्स के पूछने पर क्या जवाब देते? तभी सोंग वेनबो को एक तरकीब सूझी। उन्होंने तुरंत डिसिप्लिनरी डायरेक्टर लियू छियांग को फोन किया और उन्हें सच बता दिया। लियू छियांग ने कहा, सीधे बोल देते कि वो स्कूल छोड़ चुका है। इतना नाटक क्यों किया कि वो कॉपी पेस्ट है? अब ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, खुद निपटो। सोंग वेनबो ने दांत पीसते हुए कहा, मैं कैसे निपटूं? लियू छियांग ठंडी आवाज में बोला, तो तुम क्या चाहते हो? सोंग वेनबो ने कहा, हम स्कूल फोरम एडमिन से कहेंगे और लिन यीफे का अकाउंट बैन कर देंगे। इधर स्कूल में सबको पता चल गया था कि नोवेल कैंपस वापस अपडेट हो गया है। अचानक फिजिक्स क्लास रिप्रेजेंटेटिव वेई यिंगजी भागते हुए मेरे पास आया और पूछा, भाई तू तो ऑथर को जानता है ना, उससे पूछ कि क्या वो कोई फिक्स टाइम पर अपडेट दे सकता है। तभी वेन मैंकी की आवाज आई, अरे ये क्या हुआ? पोस्ट डिलीट हो गई। पूरी क्लास सन्न रह गई। मैंने अपना फोन चेक किया तो सच में मेरा अकाउंट बैन कर दिया गया था। मैंने कहा, वाह क्या बात है, सीधे जड़ से ही खत्म करने की तैयारी है। जियांग शिकी ने हैरान होकर पूछा, इसका क्या मतलब है? मैं कुछ बोलता उससे पहले मैथ के टीचर क्लास में आ गए। मैंने देखा तो सुनफेई ने पहले ही मैसेज कर दिया था, भाई तेरा पोस्ट डिलीट हो गया है। मुझे लग रहा है ये सोंग सर ने किया है, क्योंकि अभी उन्होंने ही क्लास में सबको इसे डिस्कस न करने की धमकी दी थी। तभी मैथ के टीचर ने क्लास में आकर खासा और कहा, जैसा कि आप सब जानते हैं शुक्रवार को 4 स्कूल जॉइंट एग्जाम है। मैं
आपको 2 पेपर्स दे रहा हूँ जो पिछले सालों के पेपर्स और मेरे द्वारा बनाए गए कठिन सवालों का मिक्सचर हैं। इसी दौरान हिंदी टीचर लो वेनशुआन क्लास के दरवाजे पर आए और मुस्कुराते हुए बोले, लिन यीफेई, जरा बाहर आना। क्लास के बाकी स्टूडेंट्स उत्सुकता से मेरी तरफ देखने लगे। उन्होंने पूछा, तुम्हारी वो कहानी अचानक डिलीट कैसे हो गई? क्या तुम्हें किसी ने कुछ नहीं बताया? नहीं सर, उन्होंने आगे कहा। अभी मुझे फर्स्ट हाई स्कूल के एक टीचर से पता चला कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के लीडर्स ने तुम्हारी कहानी की तारीफ की थी, तो फिर उसे अचानक डिलीट क्यों किया गया? मैंने समझ लिया कि मामला क्या है। सर, मुझे समझ आ गया, शायद इसलिए क्योंकि मैं अब फर्स्ट हाई स्कूल का स्टूडेंट नहीं रहा। लो वेनशुआन हंसते हुए बोले, एक काम करो, तुम इसे हमारे सेकंड हाई स्कूल के फोरम पर अपडेट करो। अब तुम यहाँ के स्टूडेंट हो। क्लास में वापस आकर थोड़ी देर बाद मैथ्स टीचर ने 5 मिनट का ब्रेक दिया। जैसे ही मैं वॉशरूम जाने के लिए उठा, शेन जेन्यू दौड़ती हुई आई और मजाक करते हुए बोली, मुझे एक राज पता है। उसने मेरे कान के पास झुककर फुसफुसाया, वो नोवेल तुम्हें लिख रहे हो, है ना? मैंने पूछा, क्या ये चेन सिरो ने तुम्हें बताया? शेन जेनेयू ने कहा, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। मैंने भी उसके कान में धीरे से कहा, तो फिर मैं भी तुम्हें एक राज बताता हूँ। मैं अब अपनी कहानी सेकंड हाई स्कूल के फोरम पर दोबारा शुरू करने वाला हूँ। यह सुनकर उसने खुशी से तालियां बजाई। तभी मैंने ध्यान दिया कि मेरी मेज पर रखी पेन और वेन मैंकी की नोटबुक गायब थी। मैंने वेन मैंकी से पूछा, क्या तुमने अपनी नोटबुक वापस ले ली? जब मैंने अपनी नोटबुक लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने मेरा हाथ रोक लिया और बोली, नहीं दूंगी, जाओ शेन जेन्यू से उधार मांग लो। मैं हंस पड़ा। उस अमीर छोटी बच्ची को गुस्सा देखकर मुझे मजा आ गया। क्या तुम्हें जलन हो रही है? मैंने छेड़ते हुए पूछा। वेन मैंकी ने कहा, तुम दोनों की तो बहुत बनती है, तो फिर मुझसे क्यों मांग रहे हो? सच कहूँ तो इस नन्ही अमीर का यूं जलना बहुत ही प्यारा लग रहा था और चुपचाप अपना फोन खोलकर उसे अपना अकाउंट दिखाया। उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए देखा। मैंने तुरंत हंसकर उसका मुंह बंद किया और फुसफुसाया, अब तो समझ गई ना? फिर मैंने उसे विस्तार से बताया कि कैसे शेन जेन्यू को नोवेल के बारे में पता चला और कैसे फर्स्ट हाई स्कूल में मेरी उस डिसिप्लिनरी डायरेक्टर के बेटे से लड़ाई हुई थी। बुधवार को स्पोर्ट्स क्लास में टीचर ने सबको 1500 मीटर दौड़ने को कहा। वेन मैंगकी को दौड़ते हुए देखकर मुझे समझ आया क्यों उसके कोई दोस्त नहीं है। लेकिन मुझे अचानक लगा कि मैंने एक अनमोल रत्न ढूंढ लिया है। मैंने मन ही मन सोचा और चुपचाप दौड़ते हुए उसके पास चला गया। वेन मैंगकी एक झिझक के साथ चुपचाप दौड़ रही थी। मैंने पास दौड़ते हुए पूछा, क्या पीना पसंद करोगी? मैं तुम्हारे लिए ले आता हूँ। और सुनो, जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं उन पर ध्यान देना छोड़ दो। दौड़ते दौड़ते उसने दबी आवाज में पूछा, क्या तुम मेरा मजाक नहीं उड़ाओगे? दौड़ खत्म होने के बाद मैं, वेन मैंकी और जियांग शिकी एक साथ आराम कर रहे थे। मैंने पूछा, क्या तुम लोग बैडमिंटन खेलोगी? उन्होंने सिर हिलाकर मना कर दिया और कहा कि वे बस यहाँ बैठना चाहती हैं। लेकिन हम तीनों को साथ बैठा देख बाकी स्टूडेंट्स हैरान थे। वेन मैंकी और जियांग शिकी दोनों को स्कूल में अजीब समझा जाता था, बदसूरत नहीं। तभी शेन जेन्यू ने आकर कहा, क्यों ना उन्हें भी हमारे साथ खेलने के लिए बुलाएं? और उसने वेन मैंकी और जियांग शिकी को शटलकॉक खेलने के लिए बुला लिया। मुझे यह मौका अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस समय का फायदा उठाकर अपना नोवेल सेकंड हाई स्कूल के फोरम पर पब्लिश कर दूं। मैं फोन पर नया चैप्टर लिखने में बिजी हो गया। अचानक मैंने ऊपर देखा तो पाया कि वेन मैंकी और जियांग शिकी स्कूल के रास्ते की तरफ जा रही थी। वेन मैंकी अपनी आंखें पोंछते हुए जा रही थी। मैं तुरंत उनके पीछे दौड़ा और पूछा कि क्या हुआ, लेकिन वेन मैंकी ने मुझे एक नजर बड़ी ही बेबसी और गुस्से से देखा और बिना कुछ कहे टीचिंग बिल्डिंग की तरफ भाग गई। जियांग शिकी मेरी तरफ देखा और चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी वजह से हुआ है ये सब। मैं पूरी तरह कंफ्यूज था, आखिर वो क्यों रोने लगी? पार्ट 1 यहाँ पर खत्म होता है। मैंने जियांग शिकी को पकड़कर पूछा, साफ साफ बताओ वो रो क्यों रही है? जियांग शिकी ने दूर उन लड़कियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुमने जो हमारे लिए पानी खरीदा था उन्होंने वो देख लिया था, वो इसी बारे में बातें कर रही थी। मैंने बस इतना कहा कि ये पानी मेरे लिए नहीं बल्कि वैन मैंकी के लिए है। बस फिर क्या था, उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वो कह रही थी कि तुम वैन मैंकी के पीछे क्यों पड़े हो, और उन्होंने कहा कि तुम्हारी चॉइस बहुत घटिया है। उन्होंने कहा कि एक खूबसूरत फूल गोबर पर खिल गया है। मेरे चेहरे की नसें फड़कने लगी। मैंने पूछा, किसने कहा? उन्होंने कहा कि तुम फूल हो और वैन मैंकी गोबर है। मैंने हंसकर मजाक में कहा, किसने कहा ये? नाम बताओ। जियांग शिकी ने बताया, शेन जिनेयू ने कहा था कि लिन यीफेई की पसंद इतनी खराब कैसे हो सकती है। फिर शू जियिंग ने वो कमेंट किया, ठीक है तुम ऊपर जाओ। मैं सीधे उन लड़कियों के पास गया। मुझे आता देख शेन जिन्यू और बाकी लड़कियों को अंदाजा हो गया कि क्या होने वाला है। शेन जिन्यू ने शर्मिंदा होते हुए कहा, लिन सॉरी, मुझे लगता है हमने वेन मैंकी को रुला दिया। मैंने बड़े गंभीर चेहरे से कहा, एक काम करो, तुम और शू जियिंग दोनों एक अपोलॉजी नोट लिखकर उसे दे दो। उसने पलटकर कहा, मैं नहीं लिखूंगी। क्यों लिखूं? मैंने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, माफी मांगने के लिए कह रहा हूँ, क्या चाहती हो कि मैं तुम पर चिल्लाऊं? शेन जिन्यू बुरी तरह डर गई। दूर खड़ी लड़कियां भी दंग रह गईं। शेन जिन्यू आंखों में आंसू लिए जमीन पर बैठ गई और रोते हुए अपने आंसू पोंछने लगी। उसे इस तरह रोते देख पास के लड़के भी भड़क गए। जेंग यानसोंग तुरंत दौड़कर आया और बोला, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? क्या इसने तुम्हें परेशान किया?
तुम्हें क्या मतलब, दूर हटो। जेंग यानसोंग के चेहरे पर गुस्से की लकीरें खिंच गईं। स्कूल के बाद देखूंगा तुझे, कहीं भागना मत। उस दिन दोपहर के बाद से ही क्लास का माहौल बहुत अजीब सा हो गया था। आखिरी क्लास के दौरान जियांग शिकी ने वेन मैंकी को एक नोट लिख कर दी, सुना है लिन यीफेई ने शेन जिन्यू को डांट कर रुला दिया। जेंग यानसोंग स्कूल के बाद उसे पीटने के लिए लड़के इकट्ठा कर रहा है। ये पढ़कर वेन मैंकी घबरा गई। उसने डरते हुए मेरी तरफ देखा। उसने धीमी आवाज में कहा, सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। क्यों ना हम टीचर को बता दें? मैंने कहा, नहीं, अगर टीचर को बताया तो वे तुम्हें भी इसमें घसीट लेंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम इस मुसीबत में पड़ो। मैंने सोच लिया था कि अगर हम चारों टीचर के ऑफिस में गए तो क्या होगा। भले ही मामला सुलझ जाए, लेकिन क्लास के स्टूडेंट्स की बातें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। पास्ट लाइफ में फर्स्ट हाई स्कूल में मैंने ये सब देख लिया था कि कैसे ये अफवाहें एक कमजोर इंसान की हिम्मत तोड़ देती हैं। और वेन मैंकी तो पहले ही काफी इंट्रोवर्ट है। वेन मैंकी डर और उदासी से मुझे देख रही थी। उसने पेन उठाया और कागज पर लिखा, मैं जाकर उनसे माफी मांग लेती हूँ। मैंने तुरंत पेन छीन लिया और उस पर लिखकर उसे वापस दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे पास इसका सोल्यूशन है। मैंने मुस्कुराते हुए नोट पर लिखा, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? मुझे थोड़े उधार चाहिए, कुछ लोगों का इंतजाम करना है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि 2 मिनट बाद ही मेरे फोन पर एक ट्रांजेक्शन आ जाएगा। मैंने फोन की स्क्रीन देखी और कम्प्लीटली शॉक हो गया। उसने 1000 या 5000 नहीं बल्कि 2,86,000 रुपए भेजे थे। इसे कहते हैं असली अमीर। उसने मैसेज किया, क्या ये काफी है? अगर कम पड़े तो माँ से और मांग लूंगी। मैंने हंसते हुए सोचा, ये तो बहुत ज्यादा है। मैंने अपने कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट देखी और आखिर में सुन फेई को मैसेज करने का फैसला किया। स्कूल के बाद कुछ लोग मुझे पीटने आ रहे हैं। अपने भाई से कहकर कुछ लड़कों का इंतजाम कर। एक बंदे का 300 रुपए और अगर हाथ उठाया तो 500 एक्स्ट्रा। सुन फेई ने जवाब दिया, क्या भाई, क्या सेकंड हाई स्कूल के लड़के इतने खतरनाक हैं? मैंने सीधे उसे 30,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। उसका मैसेज आया, अरे भाई 30,000। सुन फेई से बात पक्की करने के बाद मैंने हल्की मुस्कान के साथ दूर बैठे जेंग यानसोंग की तरफ देखा। वो मुझे ही घूर रहा था। तभी स्कूल की छुट्टी की घंटी बजी। क्लास के कई लोग पीछे मुड़कर मुझे देखने लगे। यहाँ तक कि शेन जिन्यू भी कंफ्यूज्ड इमोशंस के साथ मेरे पास आई और मुझे क्लास के पीछे के कोने में ले गई। उसने कहा, शायद तुम्हें अभी बाहर नहीं जाना चाहिए। जेंग यानसोंग ने बाहर बहुत सारे लड़के बुला रखे हैं। शेन जिन्यू चिंता में सिर हिला रही थी। आई एम सॉरी, मैंने उससे बात करने की कोशिश की पर वो नहीं माना। बेहतर होगा कि तुम माफी मांग लो। मैंने हंसकर कहा, क्यों, तुम मेरी चिंता कर रही हो? रात की क्लास में बस वेन मैंकी से माफी मांग लेना, बस इतना काफी है। इतना कहकर मैं पूरी क्लास से बाहर निकल गया। फिर वो वेन मैंकी के पास जाकर गिड़गिड़ाने लगी, आई एम सॉरी, मुझे अंदाजा नहीं था कि ऐसा होगा। तुम उसे समझाओ ना, उसे गेट से बाहर जाने मत दो, वरना वो सच में पिट जाएगा। शेन जिन्यू डर के मारे रोने जैसी हो गई थी, लेकिन वेन मैंकी ने बस पूरे यकीन के साथ कहा, मुझे उस पर भरोसा है। शेन जिन्यू को गुस्सा आया, अरे ये भरोसे की बात नहीं है। लिन यीफेई उन लड़कों से नहीं जीत पाएगा। देखो, मैं मानती हूँ कि मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था। मैं बस जलन में थी, ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि लिन यीफेई पिट जाए। शेन जिन्यू ने अपना सिर पकड़ लिया और फिर ऑफिस की तरफ भागने लगी, लेकिन वेन मैंकी ने अचानक हिम्मत जुटाकर उसे टोक दिया, नहीं, हमें टीचर के पास नहीं जाना है। उसने मना किया है। वेन मैंकी की आंखों में अब एक अजीब सी गंभीरता थी। अगर ये सेम कंडीशन पहले आती तो वो डर जाती, लेकिन अब उसे मुझ पर भरोसा था। अगर हम अभी टीचर के पास गए तो मेरी सारी तैयारी बेकार हो जाएगी। शेन जिन्यू चिल्लाई, क्या तुम पागल हो? अगर बात बिगड़ गई तो लिन यीफेई को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। वेन मैंकी ने शांति से कहा, इसीलिए तो हमें उस पर भरोसा करना होगा। टीचर को बताने से कुछ हल नहीं निकलेगा। शेन जिन्यू अपना मुंह खुला छोड़कर उसे देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही डरपोक वेन मैंकी है। इधर स्कूल गेट के बाहर मेरे कुछ क्लासमेट्स दबी आवाज में बातें कर रहे थे। एक ने मुझसे पूछा, भाई तुम बाहर जा रहे हो, डर नहीं लग रहा? मैंने हंसकर कहा, बाहर निकलूंगा तभी तो डर खत्म होगा। क्या तुम्हें पता है कि जेंग यानसोंग कहाँ है? क्या वो ऑफिस में बहाना बना रहा है? लियू जियांग ने हंसते हुए कहा, हो सकता है वो अपनी एलआईबी बना रहा हो ताकि शक उस पर न जाए। भाई तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, पर देख लेना, माफी मांगने में कोई बुराई नहीं है। मैंने बिना कुछ कहे एक हाथ जेब में डाला और सीधे स्कूल गेट की तरफ बढ़ने लगा। स्कूल गेट के बाहर वाली सड़क पर 7-8 लड़के खड़े थे जो किसी गैंग की तरह दिख रहे थे। वे सिगरेट पी रहे थे और बाइक पर सवार थे। उन लड़कों की नजर मुझ पर पड़ी। वे मुस्कुराए और उनमें से एक पीले बालों वाला लड़का मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसने कहा, ए लड़के, इधर आ, जरा बात सुन। उस पीले बालों वाले लड़के ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया और बोला, तू वही है ना, हाई स्कूल के चौथे क्लास का नया ट्रांसफर स्टूडेंट? मैंने एक नजर उन्हें देखा। मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया और मुस्कुराते हुए बोला, क्यों, क्या तुम्हें जेंग यानसोंग ने बुलाया है? पीला बाल वाला लड़का सिर हिलाकर बोला, चल हमारे साथ चल, हमें तुझसे कुछ बात करनी है। अगर कोई आम हाई स्कूल का स्टूडेंट होता तो यकीनन इन लोगों के देखकर डर जाता, लेकिन मेरे लिए ये सब बस एक मजाक जैसा था। मैंने हंसते हुए पूछा, क्या तुम बस इतने ही हो? मुझे लगा था कि तुम और ज्यादा